ओके। तो हाँ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड को लेके थोड़ा डिस्कस किए थे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है, व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ पे खत्म किए थे, that is electron affinity plus lattice energy is always greater than ionization energy. ठीक है, what is electron affinity? It is the tendency of an atom to accept electrons. Lattice energy क्या होता है? The energy released during formation of a lattice crystal. What is ionization energy? Ionization energy is the energy required to remove an electron from its ground state in an atom. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, we will continue on lattice energy. ठीक है, so lattice energy it depends on Coulomb's laws. Coulomb's laws. Coulomb's law क्या बोलता है कि force is directly proportional to q1 and q2. Force is inversely proportional to d square या फिर r square लिख सकते हो. From here we can say that force is equals to k q1 q2 by r square. ठीक है, और d square, let's write it as d square. d मतलब distance between the two atoms, जिसको हम लोग लिख सकते हैं k q1 q2 divided by r a plus r b square. सपोज करो कि दो एटम है a और b, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए. ठीक है, सो बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ a प्लस रेडियस ऑफ b. कैसा नो? यस। तो हम लोग डिस्टेंस को आर ए प्लस आर बी लिख सकते हैं. आर ए इज बेसिकली रेडियस ऑफ ए, आर बी इज रेडियस ऑफ बी. व्हाट इज के? के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. हो गया. नाउ फोर्स, जो कूलम्स फोर्स है, it increases if number one q1 and q2 are high, number two ra plus rb is small, है ना, या फिर लेस. सो फोर्स ज्यादा, कूलम्स फोर्स ज्यादा कब होगा? जब चार्जेस का वैल्यू ज्यादा हो या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस. ठीक है, नाउ हायर द वैल्यू ऑफ f, higher the value of f, more is the stability of the ionic bond. More is the stability of ionic bond. ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, और उतना उतना ज्यादा जो है आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, है ना. मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड एंड greater is the strength of ionic bond. Strength of ionic bond. फोर्स ज्यादा होगा तो ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो है स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, उसको तोड़ना इज डिफिकल्ट. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CaCl सीजियम क्लोराइड और NaCl, दोनों में से स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड किसका होगा? NaCl। NaCl का स्ट्रॉन्गर होगा. क्यों? The reason is
radius of cesium is very large compared to radius of sodium, है ना? तो क्लोरीन का तो रेडियस सेम है, तो आर एन ए प्लस आर सी एल कम होगा कंपेयर टू आर सी एस प्लस आर सी एल। और तुम लोग को पता है कि रेडियस डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द आयन। समझे? Yes. नेक्स्ट, सपोज करो MgO है और NaCl है, किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? इसमें रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सोडियम मैग्नीशियम एक साथ आता है, ऑक्सीजन क्लोरीन एक साथ आता है, ठीक है, एक साथ नहीं आता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन लोग के रेडियस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना है MgO में? 4q चार्ज है ना? Mg2 प्लस Mm. और O2 माइनस, तो चार्ज चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है, so MgO is more stronger than NaCl, so since QMgO, charge on MgO is equals to 4 times charge on NaCl, है ना? क्योंकि Na में एक चार्ज है Q, Cl में एक चार्ज है Q, तो Q मल्टीप्लाइड बाय Q इज Q स्क्वायर। Mg में यहाँ पे दो चार्ज है 2Q, ऑक्सीजन में भी दो चार्ज है 2Q, तो 2Q क्रॉस 2Q मतलब 4Q स्क्वायर, तो 4 टाइम्स हो रहा है ना? Ah. दैट इज द रीजन। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूजुअली नहीं पूछता, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट है? Yes. No, sir. नहीं। नेक्स्ट, lattice energy can also be defined as can also be defined as lattice energy can also be defined as energy required to separate 1 mole crystal of ionic compound into gaseous ions, ठीक है? इसका मतलब क्या है? 1 मोल NaCl क्रिस्टल है, इसको तुम ब्रेक करोगे इनटू Na गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है? इसमें जितना एनर्जी लगेगा दैट इज योर लैटिस एनर्जी, ठीक है? No, sir. यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं एक इक्वेशन पे, लैटिस एनर्जी पे बेस्ड, गिवन बाय बॉर्न, so we call it as Born-Lord equation, ठीक है? ये क्या बोलता है? Le और लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू n नॉट कैपिटल M z प्लस z माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r 1 माइनस 1 बाय n, ठीक है? तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज जानना जरूरी है। यहाँ पे n नॉट इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है? m इज मेड लंग्स कांस्टेंट, ठीक है? मेड लंग कांस्टेंट, it depends on crystal structure,
इट डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। मेडलर कांस्टेंट चेंज होता है। Z plus, Z minus, these are charge on ions. Next, E minus, that is your charge on electron. उसके बाद है R. R is basically R plus plus R minus, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस। N क्या है? बॉन्ड्स कांस्टेंट। बॉन्ड्स कांस्टेंट, it depends on electronic configuration of ions. Bonds constant depends on electronic configuration of ion, ठीक है। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन थियोरेटिकली इट इज इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए इसका जो है याद रखना है, ठीक है। लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू एन नॉट एम जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाई आर 1 - 1/n, ठीक है। यहाँ पे m इज मेडलॉन्ग्स कांस्टेंट, n इज बॉन्ड्स कांस्टेंट, एन नॉट इज एवोगाड्रोस नंबर, बाकी सब तुम लोग को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छे से देखना, यहाँ पे आर है खाली, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। नहीं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा we will talk about the conclusions जो हम लोग अभी तक अचीव किए फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पहला, आयनिक बॉन्ड is purely electrostatic, ठीक है। purely electrostatic, there is no sharing of electrons. Number 2, formation of bond is favored by low ionization potential, high electron affinity, high lattice energy, है ना। Sum of all these energies must be negative. नेगेटिव मतलब ओवरऑल रिलीज ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, highly electropositive atom binds with highly electronegative atom with electronegativity difference of 2 or more, दो या फिर दो से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर वैलेंसी। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा उसका होना चाहिए 1 2 3 के अराउंड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका होना चाहिए 5 6 7। यहाँ तक किसी को डाउट है? सिर्फ थर्ड वाला फिर से बताइए ना। थर्ड वाला देखो, हम्म। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम रहता है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो कि मेटल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो कि नॉन मेटल होता है यूजुअली, ठीक है। अब हम्म। इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हर एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मैं बताया था, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, बाकी सबका धीरे धीरे कम होता है, आगे जाके भी पढ़ोगे। हाँ।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा, तब जाके वो बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। अच्छा ठीक। हो गया। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी इज डन बाय बॉर्न हीबर्स साइकिल। कोई नाम सुना है पहले बॉर्न हेबर साइकिल का? नाइस। ठीक है। बॉर्न हेबर साइकिल एक लॉ पे चलता है, इट इज बेस्ड ऑन हेसेस लॉ। हेसेस लॉ, हेसेस लॉ क्या बोलता है? द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, or sorry, the formation of ionic crystal may occur either by direct combination, direct either by direct combination of elements, or by alternate processes, or by alternate processes sorry, or by alternate processes in which steps are involved, ठीक है। सो आयनिक क्रिस्टल दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी फॉर्म हो सकता है या फिर स्टेप्स में भी फॉर्म हो सकता है, बट इन बोथ केसेस एनर्जी involved is constant, और एनर्जी इन्वॉल्व इज द सेम, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी आयनिक क्रिस्टल को फॉर्म करने में जो भी एनर्जी वगैरह लगता है, ठीक है, तो हम लोग उसको तोड़ के देख सकते हैं, लाइक हम लोग दो टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। पहला कि हम लोग डायरेक्टली करते हैं एंड वी सी हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड या फिर रिलीज्ड, देन वी डू इट इन स्टेप्स, स्टेप्स में करके फिर हम लोग देखते हैं कि कितना एनर्जी होता है, एंड देन वी देखते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। सो स्टेप्स में कौन सा स्टेप्स आता है? व्हाट आर द स्टेप्स बेसिकली? पहला, reactants are converted to gaseous form. Number two, gaseous atoms form ions. Number three, gaseous ions form bonds. यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस। ठीक है।
सो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। पोटेशियम फ्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। सो डायरेक्ट अगर हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो पोटेशियम इज प्रेजेंट इन सॉलिड, फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन गैस, तो हाफ फ्लोराइड होगा, हम लोग को मिलेगा के एफ इन सॉलिड। क्रिस्टल मतलब सॉलिड, के एफ इज सॉलिड। तो इसमें जो एनर्जी चाहिए हो रहा है दैट इज -562.6 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। सर अगर वो माइनस में क्यों है? हाँ, वो माइनस में क्यों है? अगर माइनस में नहीं होगा तो कभी फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का? माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, हाँ, और पॉजिटिव मतलब एनर्जी देना पड़ रहा है। तो अगर किसी ओके। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होगा तब जाके तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। हम्म। जितना सिस्टम के पास एनर्जी कम होगा, मतलब जितना वो निकाल देगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। हाँ। सो स्टेप्स में पहला स्टेप, पोटेशियम सॉलिड से पोटेशियम गैस, इसमें जितना हीट चाहिए हो रहा है, इसमें एनर्जी चाहिए ऑफ कोर्स, दैट इज +89.6 किलो जूल पर मोल। इसको हम लोग एच ए बोलते हैं। व्हाट इज एच ए? हीट ऑफ एटोमाइजेशन, थर्मोडायनामिक्स का बात है। नंबर 2, पोटेशियम जो गैस है उसको फिर पोटेशियम आयन बनाना है ना। इसके लिए हम लोग को चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि फिर से पॉजिटिव होगा, दैट इज 419 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप, ये जो हाफ F2 गैस है, मॉलिक्यूल को हम लोग को ब्रेक करना है एटम में, F गैस, ये हम लोग बोलते हैं HD, ठीक है। HD मतलब हीट ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ HD यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हाफ F2 मॉलिक्यूल जो है, हाफ F2 जो है, हाफ मोल्स ऑफ F2 हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, पूरा मोल यूज नहीं कर रहे, तो हाफ ऑफ हीट ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो हाफ ऑफ HD, जो कि तुम्हारा हो जाएगा हाफ ऑफ 158.2, दैट इज योर +79.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हाफ क्यों हो रहा है, समझ में आया? यस और नो? तो बताइए नहीं को। देखो ये जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है, ये क्या है? 158.2 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल को तोड़ने के लिए हम लोग को एनर्जी जो चाहिए 158.2 है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग हाफ मोल तोड़ रहे हैं ना, हाँ। तो इसीलिए हाफ ऑफ हीट ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, हम्म। ठीक है। तो इसीलिए हाफ 79। लास्ट नंबर 4, नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, F गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, F माइनस गैस, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये होगा नेगेटिव में, माइनस कितना है, 332.6 किलो जूल पर मोल। लास्ट नंबर 5, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब K प्लस प्लस F माइनस फॉर्मिंग KF सॉलिड। तो इसमें क्या चाहिए हो रहा है हम लोग को? लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कितना है? -817
0.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स। हम लोग स्टेप्स में करेंगे तो ऐसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू हेस और ऑन बेसिस ऑफ हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस, डायरेक्ट में जब हम लोग किए थे तो कितना हुआ था, -562.6 था। ठीक है, इट वी कैन राइट इट एज इट शुड बी इक्वल टू 89.6 एटोमाइजेशन का, फिर 419, फिर 79.1, तो प्लस 419 प्लस 79.1 माइनस 332.6 माइनस 817.7 मैच कर रहा है। कैलकुलेटर यूज करके देख लो। मैच कर रहा है। हाँ सर, कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली है बॉर्न हेवर साइकिल की जो एक स्टेप का चीज है। इट बेसिकली एक स्टेप में तो नहीं होता है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं इनटू सेवरल स्टेप्स। अगर हम लोग इसको सेवरल स्टेप्स में ब्रेक भी करते हैं तो एनर्जी चेंज कुछ नहीं होता है। टोटल एनर्जी जितना डायरेक्ट में चाहिए होता है, ब्रेक करने पे भी उतना ही चाहिए होता है। ठीक है, यही चीज समझना था। तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं लाइक दिस, के एस हीट ऑफ एटोमाइजेशन, के गैस, ठीक है, हाफ F2 गैस, इसमें हम लोग हीट ऑफ डिसोसिएशन, हाफ हीट ऑफ डिसोसिएशन F गैस, फिर इसमें हम लोग देंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो हो जाएगा K प्लस गैस, K प्लस गैस, इसको हम लोग देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये हो जाएगा F माइनस गैस। ठीक है, इन दोनों को फिर एक साथ इन दोनों को फिर एक साथ, अरे लिख सकते हैं हम लोग के एफ, ठीक है, माइनस लैटिस एनर्जी, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो। बेसिकली डायरेक्ट स्टेप में जो बनेगा डेल एच में जितना एनर्जी, मतलब डायरेक्ट स्टेप में जितना एनर्जी है, इतने स्टेप्स करने के बाद भी हम लोग का उतना ही एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। दिस इज बेसिकली द बॉन्ड हेबर्स साइकिल। समझ में आया? यस सर। ओके, lattice energy also depends on lattice energy also depends on number one, charge of ions, number two, sizes of ions। ठीक है, चार्ज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, compounds with high lattice energy, compounds with high lattice energy, they show पहला high stability, दूसरा high melting point,
तीसरा लो solubility in water। ठीक है, लो solubility in water कब होगा? if lattice energy is greater than hydration energy। if lattice energy is greater than hydration energy तो वो soluble नहीं होगा। ठीक है, solubility के लिए क्या चाहिए? hydration energy should always be equal to or greater than lattice energy, तब जाके तो वो क्रिस्टल को तोड़ पाएगा, है कि नहीं? यस। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। अच्छा, ब्रेक चाहिए तुम लोग को थोड़ा? नो सर। कितने देर? तो अच्छा छोड़ो, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे क्लास। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग नोट्स लिख रहे हो अभी? हाँ सर। जैसे लाइक पिछले चैप्टर का नोट सारा लिख लिए हो? हाँ ट्रांसलेट का। हाँ सर। इस चैप्टर का भी लिख रहे हो ना? हाँ सर। नहीं, अच्छा, लिखते रहना ठीक है, नहीं तो बाद में लिखने का मन नहीं करेगा। साथ साथ लिखने का कोशिश करो, एटलीस्ट क्लास के बाद बैठ के लिख लो। ठीक है, समझ आए ना आए एटलीस्ट लिख लो, बाद में फिर नहीं तो, क्योंकि लगातार जब क्लास हो रहा है, अभी फिजिक्स का क्लास है, फिर कल फिर से शायद मैथ्स या फिजिक्स का क्लास रहेगा, मेरा अगर क्लास रहे तो रहेगा। ठीक है, तो तब तुम लोग के पास टाइम नहीं बचेगा, अगर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। ठीक है, हाँ। हम्म। लैटिस एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी भी आयनिक, हाँ, एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आज। समझ में आ रहा है ना सब कुछ की दिक्कत हो रहा है? आ रहा सर। और फिजिक्स में क्या चल रहा है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और मैथ्स में? अभी होमवर्क दिए हैं, फिर सर टेस्ट लेंगे। सेट्स लॉग इनइक्वालिटीज। सेट हो गया खत्म? हाँ। क्लास 11 का पहला चैप्टर तो सेट है ना? हम्म। हो गया खत्म, अच्छी बात है। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें बट टाइप्स ऑफ आयंस, लास्ट टॉपिक आज का।
टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस कितने तरह का होता है? पहला, आयंस with inert gas configuration. Ions with inert gas configuration. ठीक है, this is of again two types. पहला, ions with NH2 configuration, जिसमें क्या क्या आता है? H minus, lithium plus, beryllium 2 plus. Now formation of Li plus and Be2 plus is very difficult. Is difficult. क्यों? Because they are of small size and high ionization energy. वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखो, लिथियम या फिर बेरिलियम से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, रट्टा मार के नहीं होगा सब कुछ, कॉन्सेप्ट समझो। लिथियम या बेरिलियम, इनका इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे? n इक्वल्स टू 1 पे है, ये सुनो, n इक्वल्स टू 1 जो है सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, ठीक है। इन दोनों के बीच तो वो जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है कि नहीं? यस। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पार करके उसको निकलना है, तो वो फोर्स इतना ज्यादा है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी इतना ज्यादा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत हो जाता है। लिथियम का फिर भी ठीक, लिथियम का निकालना भी डिफिकल्ट होता है। बेरिलियम से तुमको दो दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एटम इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज, उससे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो और ज्यादा होगा, क्योंकि एटम जो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो और इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा, है ना। सर यहाँ थोड़ा पे, धीरे धीरे बताओ। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि लिथियम और बेरिलियम जो है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 शेल में है, ठीक है। तो हम्म। जब वो n इक्वल्स टू 1 शेल में है, तो वो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, इन दोनों के बीच, हाँ। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना। तो अगर डिस्टेंस बहुत कम है, हम्म। तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम पढ़े हो फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन हाँ। क्यू टू बाई आर स्क्वायर, आर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो इसी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत दिक्कत है, क्योंकि पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार करके उसको निकालना है ना, ओवरकम करना पड़ेगा। हम्म। बेरिलियम के लिए और ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का दो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, एक आयनाइजेशन एनर्जी होगा पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक साथ दोनों निकल जाएगा, एक एक करके निकालना है ना, ठीक है। हाँ। तो पहला इलेक्ट्रॉन यस। जब वो निकल गया, सोचो एटम इतना सा है, सबसे छोटा एटम, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गया, तो एटम ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है ना। हम्म। अब उस पॉजिटिवली चार्ज एटम से तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब समझ पा रहे हो कि तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, वो बहुत ज्यादा होगा पहले आयनाइजेशन एनर्जी से, हाँ। ठीक है। तो ओवरऑल इसीलिए लिथियम प्लस या फिर बेरिलियम 2 प्लस इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म, ठीक है। इसीलिए इन लोगों का तुम आयनिक बॉन्ड ज्यादा देखोगे नहीं। नंबर 2, बी इज आयंस विथ NH2 and P6, ये तुमको भर भर के मिल जाएगा, है ना। अप टू
3 electrons can be gained or lost, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि 4-5 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ता नहीं है। जब 8 होगा उसका ऑक्टेट मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 8 है, तो वो 5 उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो कभी पिछले वाले में नहीं जाएगा। ठीक है, so always it will accept 3 electrons and become the stable ns2np6 configuration। ठीक है, तो इसीलिए अप टू 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक वो छोड़ सकता है या फिर ले सकता है। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब टू टाइप्स मतलब कैटायंस हो सकता है। कैटायंस में तुमको क्या क्या आ जाएगा, Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Al3+, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है ns2np6। एनायंस में क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, सल्फर माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस। ठीक है, सबका कॉन्फ़िगरेशन ns2np6 है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. इसके बाद नंबर 2, ions with pseudo inert gas configuration। pseudo inert gas configuration मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2np6। तो टेक्निकली ns2np6 अचीव नहीं कर रहा है, लेकिन जो अचीव कर रहा है इट ऑल्सो रिजेंबल्स इनर्ट गैस। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक का क्या है, Zn2+ अगर देखोगे तो Zn2+ इज 3s2 3p6 3d10। 3d10 4s2 होता है, 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया। ठीक है, तो इट इज 3d10, तो यहाँ पे 3s2 3p6 3d10 हो रहा है। 3d10 इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड, हाँ। है ना, वो भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज pseudo inert gas। ठीक है, बिकॉज इट इज स्टेबल बट नॉट stable but not noble gas configuration। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसके पास, लेकिन ये स्टेबल है क्योंकि इसका फील्ड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, सिमिलरली कुछ और आयंस मिल जाएंगे तुमको, जैसे कैडमियम 2+, मरकरी 2+, कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस, गोल्ड प्लस, गैलियम प्लस, गैलियम 3+, सॉरी एटसेट्रा। ठीक है, all of these have pseudo inert gas configuration, मतलब 3D या 4D या 5D में जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, ns2np6 टेक्निकली ns2np6 नहीं हो रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों के पास नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ। नंबर 3, exceptional configuration। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, many D and F block elements are highly stable at half filled D and F subshells। इसका मतलब क्या है,
जैसे तुम लोग देखे थे, याद है कॉपर का क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है थोड़ा सा, याद है? कि नहीं याद है, भूल गए? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन याद है? क्रोमियम का याद है? नहीं याद है? ठीक है, छोड़ो। आयरन 3+ में अगर देखोगे, आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? किसी को नहीं पता? 30 तक सबको पता होना चाहिए था ना? सर 26। 26। तो 26, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 23 हो रहा है। 23 अगर लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे कितना हो गया? 10 8 18 हो गया। 18 के बाद कितना बच रहा है? 5। तो 4s2 3d3, ये आ, ना होके, हाँ, अच्छा 26 क्या लिख रहे हैं? 26 अगर होता तो 3 ज्यादा, तो 3d6, ठीक है, ये होता। ठीक है, अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये सबसे बाहर है कि नहीं? हाँ एनर्जी वाइज कंसीडर करोगे तो इसका एनर्जी कम है 3d से, लेकिन बाहर तो सबसे ज्यादा 4s ही होगा ना। हाँ। हाँ। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3d5 हो गया। तो ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम लोग Fe3+ हम लोग को आयन देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो 3d5, ये जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, दैट इज व्हाई Fe3+ हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? Fe2+ भी देखने को मिलता है। Fe2+ में क्या होता है? Fe2+ में 4s1 3d5 होता है। ठीक है, दिस इज आल्सो हाईली स्टेबल, क्योंकि इसमें भी हाफ फील्ड है कंप्लीटली। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हम्म। सिमिलरली मैंगनीज के लिए भी होता है। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो पता चल जाएगा, Mn2+। ठीक है, या फिर टाइटेनियम 2+, या फिर क्रोमियम 2+। इन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दीज आर आल्सो वेरी वेरी स्टेबल। क्रोमियम 2+ क्यों? क्रोमियम होता है 4s2 3d10, नहीं, क्रोमियम ना, सॉरी, क्रोमियम होता है 4s2 3d5। ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, 4s2 हट जाएगा, तो 3d5 बचेगा खाली। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए मैं तुम लोग को बोल रहा था कि लिखो बार बार, ताकि याद हो जाए हर एक का कॉन्फ़िगरेशन। ऑलमोस्ट काम आता है बहुत, और टाइम भी बचाता है। नेक्स्ट, नंबर 4, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट, आयंस विथ ns2। ठीक है, ns2 है बाहर। दीज आर हेवी एलिमेंट्स, जैसे कि टाइटेनियम प्लस, टिन प्लस 2+, lead 2+, bismuth 3+, these are stable। इन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे, ऑल ऑफ देम हैव ns2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नंबर 5, पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस देखे हो कभी? इन लोग को हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स।
फॉर एग्जाम्पल अमोनियम या फिर सल्फेट या फिर नाइट्रेट या फिर फॉस्फेट या फिर कार्बोनेट या फिर एसीटेट या फिर सल्फाइट भी बोल सकते हो, सल्फाइट। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो दीज आर रेडिकल्स, जिसमें क्या होता है, देयर आर मोर देन वन एटम, बहुत सारे एटम्स है ना। हर एक आयन में बहुत सारे एटम्स है। व्हाट आर रेडिकल्स? बेसिकली दे आर आयनिक कंपाउंड्स in which the atoms are held by covalent bond। मैं लिख देता हूँ, atoms are atoms within these radicals are held by covalent bonds। ठीक है, इनके बीच का जो लाइक नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है वो कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है वो कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन ओवरऑल इसका एक चार्ज है दैट इज +1 या फिर -2 या फिर -2 या फिर -1 -3 जो भी है। ठीक है, तो ये चार्ज है, ये चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और एक चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन आयन? इलेक्ट्रोवैलेंसी of ion is equals to total number of charges in it, total number of charges in it। तो अगर हम बोले कि Al3+ का वैलेंसी क्या होगा, +3, या फिर 3 भी बोल सकते हो। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा, 1, फिर -1, कुछ भी ले लो। Zn का, जिंक का क्या होगा, +2, एटसेट्रा। समझ में आया? यस। ये सर, ओके ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट एन आयनिक कंपाउंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रोवैलेंसी पे बात करेंगे और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ आयंस में 5 टाइप ऑफ आयंस होते हैं। हो गया, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, चलो।